हेलो एंड वेलकम टू द एजुकेशनल मिश्रा। दिस इज हर्ष मिश्रा और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th वालों के लिए जो कि सीबीएसई से हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ही। बाकी जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी जो होती है यूपीएससी एसएससी वालों के लिए एक बैकबोन साबित होती है। अगर आपकी एनसीईआरटीज कवर है, एनसीईआरटी की बुक जो चैप्टर है ये सब कवर है तो यूपीएससी निकालना आपके लिए 50% डन हो जाता है, लेकिन लाइन बाय लाइन। तो हम आज नेशनलिज्म इन इंडिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके बारे में बात करने वाले हैं। माई सेल्फ हर्ष मिश्रा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप एक्सक्लूसिव लाइव लर्निंग पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमको फॉलो करिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो जो होता है इसका पहले हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल में जानने से पहले हम इसका ओवरव्यू लेते हैं कि इसका ओवरव्यू यानी इसकी संरचना यानी हाउ दिस चैप्टर व्हाट दिस चैप्टर कंटेन्स। तो इस चैप्टर में फ्रॉम 1920 से यानी 1920 से जो भी घटनाएं हुई हैं लगभग 1930 तक, यानी 1920 से जो भी रिवॉल्यूशंस हुए हैं वो इस चैप्टर में कवर है। जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी एलिमेंट है 1920 से भारत की आजादी में, वो सब इस चैप्टर में कवर है। तो हम 1920 से भारत की बात करेंगे। और हम आपको बता दें कि हर एग्जाम में आता है कि महात्मा गांधी जो है वो भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी भारत जनवरी 1915 में लौटे थे साउथ अफ्रीका से। और ये चैप्टर जो है महात्मा गांधी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, यानी ये चैप्टर महात्मा गांधी के बारे में कुछ महात्मा गांधी के जो भी उन्होंने किया अपने पूरे जीवन काल में या 1920 के दौरान उसके बारे में चैप्टर विशेष रूप से बात करता है। पहला हेडिंग है यानी पहला टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म is connected to the anti-colonial movement. Due to colonialism, many different groups shared bonds together, which were forgotten by the Congress under the Mahatma Gandhi. तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है पहले हम जानते हैं। राष्ट्रवाद जिसे बोलते हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे इंडिया में आई। इंडिया में इंडियन पीपल के अंदर नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की फीलिंग कैसे आई, जब उन्हें लगा या उन्हें लगाया गया यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, जब उन्हें लगाया गया कि ब्रिटिश यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो उनके अधिकारों का हनन कर रही है, उनके लाइफ का हनन कर रही है, उनके प्रॉपर्टी का हनन कर रही है, सब कुछ एग्जॉस्ट कर रही है, तो ह्यूमिलेट कर रही है उनके पर्सनल लाइफ को या उनके कंट्री को जो है वो ह्यूमिलेट कर रही है यानी हनन कर रही है उनके कंट्री का। तो धीरे धीरे भारत के लोगों के अंदर नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की फीलिंग आई और ये इसको आग देने का काम किया है लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि लोगों ने इनके नेशनलिज्म की फीलिंग को आग देने का काम किया है। अब बात करते हैं नेशनलिज्म जो है, ये नेशनलिज्म जो इंडिया में नेशनलिज्म आया ये कई पिछले कंट्रीज में या उसके पहले जो है कई सारी कंट्रीज में रिवॉल्यूशंस हुए थे और नेशनलिज्म का राइज हुआ था, तो वहां से आया था ये नेशनलिज्म जो है भारत में। वहां से ये लोग प्रभावित होकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट भारत के लोगों ने शुरू किया, यानी जो ब्रिटिश थी उसके खिलाफ मूवमेंट चालू किया। ड्यू टू कॉलोनिज्म मेनी डिफरेंट ग्रुप शेयर्ड बॉन्ड्स। और इस नेशनलिज्म के दौरान मैं आप सबको बता दूं, इस नेशनलिज्म के दौरान हमारे बीच जो भेदभाव थे, बहुत सारी चीजें जो कि आज हम नहीं जान रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें, बहुत भेदभाव थे हमारे आम लोगों के बीच में, आम जनमानस के बीच में, या वो जो भेदभाव थे वो कास्ट के बेसिस पे थे, यानी कभी कभी कलर के बेसिस पे भी आ जाते थे और जाति के बेसिस पे तो है ही, और ये आपका धर्म के बेसिस पे थे या फिर वो किस जगह से बिलोंग करते हैं उसका बेसिस था। ये सब जो थे ये पॉइंट्स थे। भारत के अंदर जो है एकता नहीं थी उस वक्त, इसीलिए भारत के अंदर कॉलोनियल रूल्स
स्थापित हो पाया। लेकिन ये जो लीडर्स थे महात्मा गांधी जैसे, इन्होंने इन सब ग्रुप्स को, हर डिफरेंसेस को इन्होंने कम किया और कई सारे ग्रुप्स को और पीपल्स को एक दूसरे के करीब लाया। तो ये महात्मा गांधी जैसे लीडरों का काम था कि कई सारे जो थे ग्रुप्स थे भारत में, वो एक साथ आए और एक साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी। और महात्मा गांधी कांग्रेस के लीडर थे, तो आप जानते ही हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1985 में महाराष्ट्र में। अब इन 1917 ही ट्रेवल्ड, महात्मा गांधी ही ट्रेवल्ड टू चंपारण। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। क्या 1917 में सत्याग्रह, गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए थे अपने लाइफ में। ये गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए थे भारत में। एक सत्याग्रह उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी किया था, लेकिन 3 सत्याग्रह मेनली पूछे जाते हैं कि तो उनके लीडरशिप में हुई थी। ये जो पहला सत्याग्रह था उन्होंने 1917 में किया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट यानी चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट था बिहार में किया था, जो कि पीजेंट्स वर्कर के खिलाफ जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो उनको इंडिगो की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था, उसके लिए उन्होंने किया था। फिर दूसरा सत्याग्रह किया इन्होंने पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट यानी जो कि गुजरात में है, वहां पे पीजेंट्स के लिए, वहां के फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए ये अपना दूसरा सत्याग्रह किए। इन 1918 में इन्होंने दूसरा सत्याग्रह किया। और फिर महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स्ट द कॉटन मिल वर्कर। इन्होंने कॉटन मिल वर्कर के लिए जो है वहां पे उनको फ्रीली मूव करने का अलाउड नहीं था। यहाँ गुजरात में कॉटन मिल वर्कर को जा नहीं पाते थे यहाँ पे, वहां पे वो कंपनी के अधीन थे, तो उसके लिए उन्होंने, और उनके वेजेस भी काफी कम थे, तो उनके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया और इनकी विजय हुई उस सत्याग्रह में। अब द वार क्रिएटेड, जो वार हुआ इनके बीच में, भारत के लोगों के बीच में और ब्रिटिश रूल के बीच में, ये सत्याग्रह भी तो एक प्रकार का वार था। हालांकि ये हाथ से नहीं लड़ा गया। सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह, पहले सत्याग्रह के बारे में हम जानते हैं कि सत्याग्रह मीन्स सत्या, इट कंप्राइजेस विद द 2 वर्ड्स सत्या, सत्य, और आग्रह, सत्य और आग्रह, यानी सत्य की आग्रह, सत्य की मांग, सच्चाई की मांग को सत्याग्रह बोलते हैं। तो ये भी एक प्रकार का वार ही था। हालांकि ये वार तलवारों से, बंदूकों से नहीं लड़ा गया, ये वार ह्यूमैनिटी से लड़ा गया, अहिंसा से लड़ा गया। गांधी जी जो थे अहिंसावादी नेता थे। द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन द ईयर आफ्टर 1919। जो ये वार था, इसने जो है नई इकोनॉमिक कंडीशंस और पॉलिटिकल सिचुएशंस भारत में ला दी। आर्थिक नीतियां जो थी और आर्थिक और यहाँ की जो सामाजिक नीतियां थी, ये सब बदल गई इस वार के कारण। और आफ्टर 1919 में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, ये यहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बौखला ऐसी। और यहाँ पे क्या हुआ, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड एंड द प्राइस ऑफ कस्टम ड्यूटीज वेयर डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1918। इनकम टैक्स जो था वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि लोगों से इनकम टैक्स लिया जाएगा, और वहाँ के जो प्राइजेस थे, प्राइजेस पे जो टैक्सेस लगे गए थे, कस्टम ड्यूटीज थी, उन सबको डबल कर दिया गया 1913 से 1918 के दौरान, विच लेड टू अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ फॉर द कॉमन पीपल। जो कि भारत के कॉमन लोग यानी आम लोगों के लिए एक बहुत ही कठिन काम बन गया जहाँ पर जीना। अगर हम सपोज करते हैं कि अगर आप हमको 100 रुपए की चीज 200 रुपए में मिली आज के डेट में, तो हम क्या करेंगे? व्हाट कैन वी डू? वी आर कॉमन पीपल्स। तो वैसी सिचुएशन वहां पे हम लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे ना, तो ऐसी ही प्रॉब्लम उस वक्त फेस करी जा रही थी हमारे पीपल्स, हमारे कंट्री के जो लोग थे उनसे। तो फिर क्या हुआ, इन 1918 to 1919 क्रॉप फेल्ड,
जो क्रॉप थी यहाँ इंडिया में वो फेल्ड हो गई, यानी सही से फसलें नहीं हुई, रिजल्टिंग इन द शॉर्टेज ऑफ फूड, और खाद्यान्नों की भी कमी हो गई, खाना खाने की भी कमी हो गई, यानी इसका मतलब यहाँ पे भुखमरी टाइप की हो गई थी, स्टारवेशन जिसको बोलते हैं। बाई एन इन्फ्लुएंजा, यहाँ पे एक और बीमारी हुई, इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जैसे इस वक्त कोरोना एपिडेमिक चल रहा है वैसे उस वक्त इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक चल रहा था जो कि फसलों में हो रहा था। एट दिस स्टेज ए न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड ए न्यू मोड ऑफ स्टडी, और इस स्टेज पे एक नए लीडर का जन्म हुआ, एक नए लीडर ने दिखे और उन्होंने एक नया मोड, एक नया तरीका स्ट्रगल का लाया हम सबके बीच में, और वो थे महात्मा गांधी। याद कर लीजिएगा, वो थे महात्मा गांधी। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये जो सत्याग्रह का आइडिया था ये क्या था? इन जनवरी 1915 मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका एंड स्टार्टेड द मूवमेंट सत्याग्रह। सत्याग्रह emphasized the power of truth, यानी ट्रुथ की सच्चाई, यानी ट्रुथ की शक्ति पे ये डिपेंड था। इसका जो मोटो था वो ट्रुथ की शक्ति थी, एंड द नीड टू सर्च द ट्रुथ, और सच्चाई को खोजने का जरूरत जो था वो भी इसका मतलब था। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, पीपल कैन विन अ बैटल विथ नॉन विच विल यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, या जो यहाँ भारत के लोग थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से बैटल नॉन वायलेंस यानी अहिंसा से भी जीत सकते हैं, और जो कि ऑल इंडियन को यूनाइट कर देगा, एक कर देगा सभी भारतीय लोगों को। हम सब भारतीय हैं, हमारा प्रेम्बल भी ऐसा ही करता है, वी द पीपल ऑफ द इंडिया। इन 1917 ही ट्रेवल्ड टू चंपारण, 1917 में ये चंपारण में गए जो कि बिहार में है, टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। इन द सेम ईयर ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा, और 1917 में ही इन्होंने खेड़ा में भी एक सत्याग्रह किया, जो कि खेड़ा एक गुजरात में है, वहां पे भी पीजेंट्स के लिए किया था। और इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग द कॉटन मिल वर्कर, और कॉटन मिल वर्कर के लिए भी किया। द रॉलेट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप क्लास 10th में है तो रॉलेट एक्ट के बारे में मैक्सिमम 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन तो 100% मेरी तरफ से बनेंगे। तो रॉलेट एक्ट में क्या हुआ? इन 1919 महात्मा गांधी लॉन्च्ड अ नेशन वाइड सत्याग्रह। In 1919, Mahatma Gandhi launched a nationwide satyagrah against the proposed Rowlatt Act. Rowlatt Act जो प्रपोज हुआ उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक जारी किया, मतलब उसके अगेंस्ट खड़े हो गए पीपल्स को लेकर। द एक्ट गिव्स द गवर्नमेंट इनॉमरस पावर्स, ये एक्ट जो था ये गवर्नमेंट को इनामरस बहुत सारी शक्तियां दे देता था, टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोकने के लिए, ये जो भारतीय पॉलिटिकल लोग थे उनको रोकने के लिए ये काफी शक्ति उनको दे देता था। एंड अलाउड डिटेंशन, और भारत के जो पॉलिटिकल लीडर थे उनको जेल में डालने के लिए एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, यानी 2 साल के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलता है तो उनको सीधा पकड़ के बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट में पेश किए, बिना उनकी गलती बताए सीधा 2 सालों के लिए जेल में डाल दो, बिना किसी ट्रायल के। तो इस एक्ट में ये हुआ। आगे हम ऑन अप्रैल 10, 10 अप्रैल को पुलिस इन अमृतसर फायर्ड ऑन द पीसफुल प्रोसेस। अमृतसर में सभा थी, वहां पे पुलिस ने फायर कर दिया, विच प्रोवोक्ड वाइड स्पर्ड अटैक्स ऑन बैंक्स। और वहां जब पुलिस ने ये किया, वहां पे रॉलेट एक्ट के दौरान तो पुलिस ने फायर कर दिया, तो वहां के लोग जो थे वो, और आसपास के लोग, पूरे देश के लोग, जब उन्होंने ये सुना कि पुलिस ने निर्दोष जनता को ऐसे ही गोली चला के मार दिया, तो पूरे जनता भड़क गई। उन्होंने जो कि आपके ब्रिटिश के बैंक्स थे, ऑफिसेस थे या पोस्ट ऑफिसेस थे, रेलवे स्टेशन थे, सब पे अटैक्स किया, सबको तोड़ फोड़ की, और वहां पे जो है जो भी
ऑफिसर थे उनको मारा पीटा भी, मारपीट भी किया, और मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टू कमांड। और वहां पे मार्शल लॉ भी आएगा। मार्शल लॉ किसके द्वारा इम्पोज्ड हुआ? ये जनरल डायर थे, उन्होंने मार्शल लॉ को इम्पोज किया और जनरल डायर ने कमांड लिया वहां पे। ऑन 13 अप्रैल को क्या हुआ? द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, जलियांवाला बाग इंसिडेंट यानी जलियांवाला बाग कांड। तो 13 अप्रैल को हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल को हुआ। जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। एक बहुत भीड़, यानी मेले में, बैसाखी का मेला था, वहां पे बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी जलियांवाला बाग में, और कुछ लोग उसके प्रोटेस्ट करने के लिए भी आए थे, जो कि 10 अप्रैल को अमृतसर में जो पुलिस ने फायर किया था उसके खिलाफ भी कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे। हालांकि कुछ लोग बैसाखी के मेले में भी आए थे देखने, काफी भीड़ वहां पे इकट्ठा थी, हजारों की भीड़ थी वहां पे। और लेकिन फिर क्या हुआ कि जनरल डायर ने सभी वहां उस बाग के जितने भी गेट थे सबको, यानी एग्जिट पॉइंट निकलने के रास्ते थे, सबको ब्लॉक करवा दिया और अपनी सेना से कहा कि इनके ऊपर फायर ओपन कर दो। और फायर ओपन हुआ, यानी फायर गोली चलने लगी उनके ऊपर। अब जनता, कोई मेला देखने जाएगा या कोई सभा में जाएगा तो बंदूक लेकर थोड़ी ना जाएगा, सबके पास बंदूक है क्या? नहीं है ना। तो वहां पे भी जो आम जनता थी उसके पास बंदूक ना ही थी। यहाँ पे जो क्या हुआ कि जनरल डायर ने जब गोली चलवाई तो जनता इधर उधर भागने लगी और सब पे जो है गोली चलवा के मार दिया। और कितने लोग, तो वहां पे कुआं है जलियांवाला बाग में, उसमें कूद गए और कितने लोग मरे इसका आज तक कोई आंकड़ा ही नहीं आ पाया। हालांकि आंकड़ा है, हमको याद नहीं कितने लोग मरे, इसका तो आंकड़ा भी सही से नहीं आ पाया। अब यहाँ, और ये सब जब ये घटना हुई तो पूरा देश दहल उठा इसके खिलाफ। और फिर यहाँ के जो भारत के पीपल्स थे उन्होंने बहुत ही जोरों शोरों से ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, यानी मारपीट शुरू की, पुलिस वालों को मारना शुरू किया, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी सबको तोड़ना शुरू किया। और ये सब देख के महात्मा गांधी जो थे उन्होंने इस मूवमेंट को, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सब सत्याग्रह को रोक दिया। एज इट वाज टर्न इनटू अ वायलेंट वन, क्योंकि ये वायलेंट हो गया था। गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस के तरफ थे। महात्मा गांधी then took up to the खिलाफत issue by bringing Hindus and Muslims together। अब महात्मा गांधी ने नई चाल चली, और वो चाल क्या थी कि हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाया जाए और एक खिलाफत मूवमेंट चलाया जाए। खिलाफत, इसका नाम, इस मूवमेंट का नाम क्यों पड़ा? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की का डिफीट हुआ, और वहां पे जो वहां का हेड था उसका नाम खलीफा था, उसको लोग खलीफा बुलाते थे, और वह मुस्लिमों में पूजनीय है। तो जब वो मर गया, यानी ब्रिटिश ने वहां पे मार डाला उनको, तो मुस्लिमों के अंदर फीलिंग ऑफ एलिवेशन है, यानी उनको मुस्लिमों के अंदर ब्रिटिश के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। और इसका ही फायदा उठाकर महात्मा गांधी ने मुस्लिम को एक साथ लाया और ये जो है खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया, और इसका नाम पड़ा खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन मार्च 1919 द खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। ये खिलाफत कमेटी जो थी, मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी जो थी ये बनाई गई, और ये बॉम्बे में बनाई गई। इन सितंबर 1920 महात्मा गांधी कन्विंस्ड अदर लीडर्स of the need to start a non-cooperation movement in the support of खिलाफत as well as for स्वराज। और महात्मा गांधी ने और कई लीडरों से बात की और उनको एक साथ लाया। हालांकि जब ये खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करने वाले थे मुस्लिमों के साथ मिलकर, तो कई सारे ऐसे मुस्लिम भी थे जो कि इसको प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर्स थे जो इसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी ने ये सब बातें ना मान के उन्होंने जो है अपने बातों पे अड़े रहे और कई सारे लीडर्स को अपने तरफ लाए और बोले हम स्वराज के लिए लड़ेंगे और खिलाफत करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो खिलाफत मूवमेंट जो हुआ, जनरली ये हम आपको बता दें कि खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। खिलाफत मूवमेंट महात्मा गांधी किससे मिले थे? तो अली ब्रदर्स या अली बंधु। अब ये अली बंधु कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली।
क्या नाम है? मोहम्मद अली, मोहम्मद MD अली, अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ये दो भाई बंधु थे जिनके साथ गांधी जी की वार्तालाप हुई और इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया। वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी का कहना था कि एक ब्रिटिश रूल अगर भारत में स्थापित हो पाया है तो ये कॉपरेशन था इंडियन का। इंडियन ने इनको कॉपरेट किया, तभी इन्होंने भारत में अपनी सरकार यानी अपना राज्य, अपना राजस्व यहाँ पे बनाया। तो ये महात्मा गांधी का कहना था और ये बात बिल्कुल सही है, 100% बात सही है महात्मा गांधी जी की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज प्रपोज्ड इन द स्टेज। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये कई स्टेजेस में था कि पहले स्टेज में हम ये करने वाले हैं, दूसरे स्टेज में हम ये करने वाले हैं, थर्ड स्टेज में ये करने वाले हैं। तो इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसकी शुरुआत जो होगी ये भारत वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टाइटल्स जिसको मिले हों, जैसे जो भी सम्मान मिले हों उनको वापस कर दो उनको, और गवर्नमेंट को जो सिविल सर्विसेज हैं, भारत के लोग सिविल सर्विसेज में अडॉप्टेड हैं, उन्हें वो बाइकआउट कर दें। आर्मी में जो लोग भारतीय हैं वो आर्मी को बाइकआउट करें। पुलिस में जो लोग हैं, ब्रिटिश के पुलिस में जो भारतीय हैं वो बाइकआउट करें, वहाँ से निकलें। कोर्ट में जो वकील हैं, अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो लोग हैं वो बाइकआउट करें, ना जाएं। स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, स्कूल में ना जाएं जो कि ब्रिटिश के स्कूल हैं, और जो कि विदेशी सामान है उनको छोड़ें। आफ्टर मेनी हर्डल्स एंड कंपेनिंग बिटवीन द supporters and the opponents of the movement, finally in December 1920 the non-cooperation movement was adopted। दिसंबर 1920 में इस सब प्लानिंग बनाने के बाद नॉन कोऑपरेशन या खिलाफत मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया। डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। स्टैंड, सॉरी ये गलत हो गया, इसमें क्या स्टैंड हुए थे हम बारीकी से पढ़ते हैं। इन जनवरी 1921 द नॉन कोऑपरेशन यानी खिलाफत मूवमेंट बिगिन। जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया भाई लोग। इन दिस मूवमेंट वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड, और इस मूवमेंट में बहुत सारे सोशल ग्रुप थे जो पार्टिसिपेट किए थे। समझे? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो भी पढ़िए। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स ऑफ द डिफरेंट पीपल्स। अब यहाँ पे बात यह आई कि जितने भी लोग आए थे सबके अलग अलग इच्छाएं थी। जैसे अगर एक ब्राह्मण जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हेल्प करने यानी उसमें हिस्सा लेने, तो उसका कुछ अलग विचार था, उसके कुछ अलग मांगे थी। दलित जाता है तो उसकी कुछ अलग मांगे थी, और एक वैश्य जाता है तो उसकी कुछ अलग मांगे थी। तो सबके अलग अलग मांगे थी, सबके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थे, और उससे वो ज्वाइंट हुए। द मूवमेंट इन द टाउन्स में क्या हुआ, जो शहरी लोग थे वहां पे क्या हुआ। द मिडिल क्लास स्टार्टेड द मूवमेंट। जो मिडिल क्लास थी, जो सामान्य क्लास थी, उसने जो था मूवमेंट को शुरू किया, और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स, हेडमास्टर्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल। और हजारों बच्चों ने, टीचर्स ने, हेडमास्टर ने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया, बाइकआउट कर दिया। कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। जो वकील थे उन्होंने अपने लीगल प्रैक्टिसेस यानी वकीली छोड़ दी। इन द इकोनॉमिक फ्रंट द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन वेयर मोर ड्रामेटिक। अब इकोनॉमिक फ्रंट्स यानी जब आर्थिक की बात आई तो यहाँ पे मोर ड्रामेटिक हो गया, यानी नाटकीय हो गया। जो कि आउटकम्स थे इसके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, वो काफी नाटकीय हो गया। द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। भारत में जो हस्तकला, हस्तशिल्प का उद्योग था वो बढ़ता गया, काफी तेजी से बढ़ा। एंड द पीपल स्टार्टेड बाइकआउटिंग फॉरेन गुड्स। यहाँ के भारतीय लोग जो थे उन्होंने विदेशी सामान को बाइकआउट करना शुरू कर दिया। हाउएवर दिस मूवमेंट स्लोड डाउन ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजंस। और ये जो मूवमेंट था वो स्लो डाउन हो गया, कई सारे इसके रीजंस थे। सच एज खादी जो थी वो काफी महंगी थी, और सब
एक गरीब उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता था। यहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी तो वो उस लेवल का नहीं बना पाती थी कि सस्ते में दिया जाए, तो इस वजह से काफ़ी महंगी उसकी प्राइसेस थी और गरीब नहीं उसको अडॉप्ट कर सकते थे। कुछ दिनों तक तो अडॉप्ट किया, लेकिन कितना झेलते, नहीं झेल पाए, तो यह इससे स्लो हो गया। लेस इंडियन इंस्टीट्यूशन, और यहाँ दूसरी चीज़ थी कि इंडियन स्कूल्स इंस्टीट्यूशन जो थे वो काफ़ी कम नाम मात्र का थे। तो बच्चों को कब तक आप अपनी शिक्षा को रोके रहेंगे? कोरोना चल रहा है फिर भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो वैसे भी कब तक वो बच्चे जो IAS IPS देखने का ख्वाब रखे हैं, IT में जाने का ख्वाब रखे हैं, वो कब तक रोके रहेंगे? तो वैसे उस वक्त भी जो बच्चे रहे होंगे उनको पढ़ना तो भाई ज़रूरी है। तो भारत में तो स्कूल भारतीय थे नहीं, नाम मात्र के थे, तो उन्होंने धीरे-धीरे ज्वाइन करना शुरू कर दिया। टीचर को सैलरी नहीं मिलेगी तो उनका घर कैसे चलेगा, उन्होंने करना शुरू कर दिया और फिर गवर्नमेंट स्कूल चलने लगे। लॉयर की काम क्या है? वकीली। अगर वकीली नहीं करेगा तो खाने को मर जाएगा ना। तो क्या हुआ यहाँ पे? कितने दिन बाइकआउट करेंगे भाई? तो लॉयर्स ने भी ज्वाइन कर लिया। अब रेबेलियन इन कंट्री साइड, बाकी देश में कौन लोग थे? द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन द कंट्री साइड, यानी देश के विभिन्न भागों में, वेयर द पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स वेयर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। अब यहाँ पे गांव की बात हो रही है कि जो किसान थे और आदिवासी लोग थे, उन्होंने भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। द पीजेंट मूवमेंट स्टार्टेड अगेन तलुकदार्स मतलब क्या होता है? जो जमींदार वगैरह होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं या ब्याज पे पैसा देते हैं, उनके खिलाफ ही इन्होंने शुरू किया ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड डिमांडेड। जो ये लैंडलॉर्ड थे ये हाई रेंट डिमांड करते थे, हाँ, लेकिन इट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ, और ये जो इन्होंने सत्याग्रह किया, इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इसलिए हिस्सा लिया और इनका डिमांड ये था कि रेवेन्यू को बिल्कुल कम किया जाए, यानी हटा दिया जाए, और जो बेगर्स या सोशल लोग हैं और या उनको पिछाड़ा जा रहा है, जो लोग हैं पीजेंट्स हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। जवाहरलाल नेहरू इन जून 1920 में स्टार्टेड गोइंग अराउंड द विलेजेस। जवाहरलाल नेहरू 1920 में के आसपास जो थे ये विलेजेस में जाना शुरू किया और एक विलेज में गए, अवध के विलेज में, टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस। वहाँ का क्या सिचुएशन है ये वहाँ पे देखने अंडरस्टैंड करने गए। इन अक्टूबर he along with few others set up with the अवध किसान सभा and within a month 300 branch had been set up। और इन्होंने अक्टूबर में और कुछ मंथ के अंदर इन्होंने एक अवध किसान सभा का आयोजन किया और लगभग 300 ब्रांचेस उसके बना दी बहुत ही जल्दी। इन 1921 the peasants movement spread and the houses of तालुकदार्स and merchants were attacked। पीजेंट्स जो थे, वो किसान जो थे, वो उन्होंने जो जमींदार या रेंट वाले थे उनके हाउस पे जो है अटैक कर दिया, बाजार पे अटैक कर दिया। बाजार जो थी वो लूट ली गई, लूटेड एंड ग्रेन्स ब्रॉड, और जो गोदामों में ग्रेन्स अनाज रखे थे सब उठा ले आए अपने घर पे। इन द अर्ली 1920s अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्टेड, यानी 1920 के शुरुआत में एक मिलिटेंट यानी क्या होता है? नक्सलवादी जिसे बोलते हैं। गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ और वो गोदाम हिल्स पे शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश के गोदाम हिल्स आंध्र प्रदेश में है। द गवर्नमेंट स्टार्टेड क्लोजिंग डाउन फॉरेस्ट एरियाज। जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो आंध्र प्रदेश में जो फॉरेस्ट एरिया था उसको क्लोज कर रही थी कि वहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं है। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका लिवलीहुड ही, यानी आजीविका ही उसी से चलती थी। वहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा करना, जानवर मारना या आदि प्रकार के फल इकट्ठा करना उसी से रिलेटेड थी, उसी पे निर्भर थी, डिपेंड थी, और वही वो रोक रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो फाइनली क्या हुआ कि वहाँ पे पीपल जो थे वो रिवॉल्ट किए, और रिवॉल्ट के जो हेड थे वो अलौरी सीताराम राजू थे। कौन थे? अलौरी सीताराम राजू। अगर आपसे पूछा गया कि मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट किसने शुरू किया, तो वो थे अलौरी सीताराम राजू। और ये अपने आप को भगवान का दूत मानते थे। इनको बोला जाता है कि इनके पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स थी।
अब हम स्वराज इन द प्लांटेशन और कई सारे टॉपिक अगले वीडियो में बात करते रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो फटाफट, शेयर करो अपने दोस्तों को, सपोर्ट करो हमको भैया। सपोर्ट ही तो मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। सपोर्ट करने में पैसा थोड़ी ना लगता है। चलिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू एंड सॉरी।